हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ऑनलाइन स्टडी सीरीज में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 4 होगा। तो अभी तक आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 को नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं, या उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया गया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स हमने इसके पिछले वाले लेक्चर यानी कि लेक्चर 3 में बात किए थे, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि सिस्टम ऑफ पुलिस की जो पुलिस का निकाय होता है, पुलिस का सिस्टम होता है, वो कितने टाइप के होते थे 3 टाइप के होते थे। और उस 3 टाइप के बारे में हमने अच्छे से बात किया और उसका वेलोसिटी रेशियो भी फाइंड किया। ओके, अब हम बात किए थे फ्रेम के बारे में कि फ्रेम क्या होता है। ओके, इसके बारे में देखे थे। साथ ही साथ हम लोग बात किए थे इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन के बारे में कि जो लीनियर मोशन होता है उसका इक्वेशन क्या होता है, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल से चर्चा किए थे। अब हम बात क्या किए थे कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की जो न्यूटन्स के 3 नियम दिए थे न्यूटन्स ने, उनके बारे में भी और उसका एग्जाम्पल सहित हम लोग बहुत डिटेल से चर्चा किए थे। साथ ही साथ हम लोग चर्चा किए थे डी एल्मर्ट्स प्रिंसिपल के बारे में कि डी एल्मर्ट्स प्रिंसिपल क्या बोलता है, उसको भी अच्छे से समझ चुके थे। लेकिन हम लेक्चर नंबर 4, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि लेक्चर नंबर 4 में यानी कि जो आप अभी वीडियो देख पा रहे हैं उसके बारे में हम लोग क्या चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या क्या होगा कि मोशन ऑफ 2 बॉडीज कनेक्टेड बाय ए स्ट्रिंग, यानी कि एक स्ट्रिंग से बंधी हुई 2 बॉडीज के मोशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, यानी कि जो प्रोजेक्टाइल के पथ होता है उसका इक्वेशन कहाँ कहाँ मतलब कैसे कैसे चेंज होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ उसका एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों फाइंड करने वाले हैं। ओके, इसके साथ साथ हम वीडियोज के अंत में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में समझने वाले हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है और इन तीनों की यूनिट क्या क्या बन सकती है। हम सारे डिटेल से आज का मतलब कि लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक दैट इज मोशन ऑफ 2 बॉडीज कनेक्टेड बाय ए स्ट्रिंग। जैसा कि आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि हम एक स्ट्रिंग से कनेक्ट की गई 2 बॉडीज के मोशन के बारे में अब हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो कंसीडर अ लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए स्मूथ पुली एज शोन इन फिगर 1.25 सो दैट द टेंशन टी इन द बोथ स्ट्रिंग इज सेम। जैसा कि फ्रेंड्स आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि एक आपके सामने एक स्मूथ पुली लगी हुई है जिसपे एक रस्सी के द्वारा 2 मास को लटकाया गया है। एक मास है M1 और दूसरा मास है क्या, M2। ठीक है, और उस मास के वजह से आपका वेट जो है M2 की वजह से आपका वेट M2G और M1 की वजह से आपका वेट कितना हो जाएगा, M1G हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि एक पुली जो है स्मूथ पुली लगी हुई है और इसका M1 जो वेट है, M1 जो मास है, ये जो है M2 से क्या है, ग्रेटर देन M2 है। ठीक है, यानी कि M2 से बड़ा M1 है। ठीक है, और फ्रेंड्स मैं बता दूं अगर ये आपका M1 वेट है मतलब कि मास है, इसके वजह से एक्सेलरेशन जो डेवलप होगा वो एक्सेलरेशन M2 के वजह से उत्पन्न एक्सेलरेशन के क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि बराबर होगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि दोनों का जो एक्सेलरेशन तो सेम होगा, तो एक्सेलरेशन कितना होगा वो आप देख सकते हैं फिगर के माध्यम से। यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि जो एक्सेलरेशन होगा जी M1 माइनस M2 अपान M1 प्लस M2, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इतना तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करेंगे स्ट्रिंग में कितना टेंशन डेवलप हो रहा है, उस टेंशन को हम देख सकते हैं कि टेंशन कितना है। टेंशन को हम T से डिनोट किए हैं, तो T इज इक्वल टू 2 M1 M2 G अपान M1 प्लस M2, और टेंशन की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ओके, अब हम बात करेंगे कि जो हमारी स्ट्रिंग से कनेक्ट की गई 2 बॉडी है उसके बारे में, उसके केसेस के बारे में, उसके मतलब कि मोशन के केसेस के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैं 4 केसेस आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो सबसे पहले हम केस नंबर 1 को लेकर चलते हैं, जिसमें क्या हो रहा है कि जिसमें एक केस दिया गया है। उस केस में देख सकते हैं कि एक यहाँ पे पुली लटकाई गई है और इस पुली से एक मतलब कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मास लटकाया गया M1, और M1 की वजह से वेट कितना हो जाएगा, M1 इंटू G हो जाएगा, जहाँ पे G क्या है, ग्रेविटी है। ठीक है, और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं बता दूँ यहाँ पे M2 जो किसी भी प्लेन पे एक M2 वेट रखा गया है। ठीक है, जो कि क्या किया गया है, इनेक्सिबल स्ट्रिंग पे से हैंगिंग किया गया है, और ये क्या किया गया है कि हैंगली फ्रीली ये क्या किया गया, लटकाया गया है। और जो दूसरी बॉडी है जो स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे क्या की गई है, रखी गई है। ठीक है, ओके, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, तो जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि एक जो बॉडी है
किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे यहाँ से देख सकते हैं रखी गई है और एक बॉडी क्या गया है वर्टिकल डाउनवर्ड क्या की गई है लटकाई गई है, तब इस मतलब कि इन दोनों मास की वजह से इस बॉडी में कितना एक्सेलरेशन डेवलप होगा वो आप एक्सेलरेशन देख सकते हैं कि स्मॉल a इज इक्वल टू m1g अपान m1 प्लस m2। और मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ कि एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब हम बात करेंगे इसके टेंशन के बारे में कि इस बॉडीज़ का टेंशन कितना होगा। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं बता दूं कि दोनों का टेंशन सेम होगा, ठीक है, दोनों का टेंशन टी दिख रहा है, ठीक है, लेकिन अगर मैं बता दूं फ्रेंड्स कि इस बॉडी की वजह से भी एक एक्सेलरेशन स्मॉल ए डेवलप होगा और मैंने यहाँ पे m2 की वजह से मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन अगर लूँ तो यहाँ पे अगर लूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा m2 इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा, टेंशन देख सकते हैं कि टेंशन कितना हो जाएगा, टेंशन टी इज इक्वल टू m2 इंटू ए हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं बता दूं कि स्मॉल ए की वैल्यू हम लोग अभी निकाले थे, स्मॉल ए की वैल्यू कितना ऊपर देखे थे तो m1 इंटू जी अपान m1 प्लस m2, ठीक है। तो यहाँ पे m2 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका टेंशन m1 m2 जी अपान m1 प्लस m2, ठीक है। ये हमारा उस बॉडी का कितना हो जाएगा टेंशन हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे तो उसमें तो हम लिए थे स्मूथ प्लेन, लेकिन अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा रफ प्लेन ले रहा हूँ, ठीक है, m2 के लिए। अगर मैं रफ प्लेन लूँगा तब हमारा कंडीशन क्या होगा, हमारा अब नोट्स दूसरा देख सकते हैं, जैसे कि नोट्स दूसरा में दिखाया गया है कि यहाँ पे देख सकते हैं क्या बोला जा रहा है कि इफ़ इंस्टेड ऑफ स्मूथ प्लेन इट इज़ अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये जो रफ सरफेस है ये कैसा है, रफ किया गया है, स्मूथ नहीं है। पहले वाले कंडीशन में क्या था, वो स्मूथ था, स्मूथ की वजह से हम लोग अपना टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों फाइंड कर लिए थे। लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए जो कि रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा इज शोन इन फिगर 1.27, देन द फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू द म्यू इंटू आर एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा म्यू इंटू m2 इंटू जी। देख सकते हैं यहाँ पे अगर इसके वजह से यहाँ पे देख सकते हैं फिगर m2 की जगह पे यहाँ पे इस पार्ट को बस आपको देखना है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि म्यू इंटू आर एन जितना होगा वो किसके इक्वल के बराबर होगा, देख सकते हैं कि म्यू इंटू m2 इंटू जी के बराबर होगा, ठीक है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल होगा, जो कि मास m2 के वजह से काम करेगा, ठीक है। तो इस बॉडीज का एक्सेलरेशन कितना होगा, तो स्मॉल a इज इक्वल टू जी m1 माइनस म्यू इंटू m2 अपान m1 प्लस m2। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका टेंशन जब निकालेंगे तो टेंशन कितना होगा, टेंशन t इज इक्वल टू m1 m2 g ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू अपान m1 प्लस m2। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे, कंडीशन हमारी दोनों वही रहेगी, लेकिन अब हम एंगल पे काम करेंगे, ठीक है, किसी भी इंक्लाइंड एंगल प्लेन पे काम करेंगे, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन के लिए अगर लेंगे तो सबसे पहले हम लेते हैं कि जो हमारा इंक्लाइंड प्लेन होगा वो क्या होगा, स्मूथ होगा, ठीक है। उसके बाद हम रफ इंक्लाइंड प्लेन के भी बारे में बात कर लेंगे कि वहाँ पे एक्सेलरेशन और टेंशन कितना होगा, उसको हम देख लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन के लिए। तो स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे यहाँ पे मैंने पुली लटका दिया, पुली को क्या कर दिया, स्मूथ पुली एक लिया और उसको क्या किया, फिक्स कर दिया। जब फिक्स कर दिया तो यहाँ पे M1 को क्या कर दिया, M1 को वर्टिकली डाउनवर्ड हैंगिंग कर दिया, यानी कि लटका दिया, और M2 को किसी प्लेन पे जो कि स्मूथ प्लेन है, जो कि इंक्लाइंड किया गया है, उस पर क्या कर दिया, मैंने फिक्स कर दिया, रख दिया। तो रखिए, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना इसमें फाइंड हुआ उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं एक्सेलरेशन जो होगा आपका स्मॉल a इज इक्वल टू जी m1 माइनस m2 साइन अल्फा अपान m1 प्लस m2। ओके, इसका टेंशन देख सकते हैं कि टेंशन t इज इक्वल टू m1 m2 जी इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस साइन अल्फा अपान m1 प्लस m2। ओके, अब देख सकते हैं साइन अल्फा, यानी कि यहाँ पे अल्फा क्या है, तो अल्फा क्या है, उस बॉडी का हॉरिजॉन्टल प्लेन से क्या किया गया है, एंगल निकाला गया है, ठीक है, यही आपका क्या है, अल्फा है, ठीक है। ओके, अब हम बात करेंगे रफ इंक्लाइंड प्लेन के लिए, ठीक है। अब रफ इंक्लाइंड प्लेन के लिए किसी भी सरफेस के लिए किसी भी बॉडी का अगर हम एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड करना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं उसका कितना होगा, तो उसका होगा एक्सेलरेशन जी ब्रैकेट में m1 माइनस m2 साइन अल्फा माइनस म्यू m2 कॉस अल्फा अपान m1 प्लस m2। ओके, तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे टेंशन अगर फाइंड करना चाहेंगे तो टेंशन कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू m1 m2 g ब्रैकेट में 1 प्लस साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा अपान m1 प्लस m2। ओके, अब हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में कि प्रोजेक्टाइल यानी कि प्रक्षेप्य गति क्या होती है।
ओके तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं बता दूं कि प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में अपने इंटर में बहुत कुछ पढ़ाऊंगा, ठीक है। जैसा कि हम यहाँ पे बहुत कम में डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि प्रोजेक्टाइल के बारे में हम केवल 5 मिनट डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको मैं गारंटी देता हूँ आपको पूरा पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल क्या होता है, तो देख सकते हैं कि अ पार्टिकल मूविंग अंडर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स इज कॉल्ड ए प्रोजेक्टाइल। जैसे कि फ्रेंड्स बोल रहा है कि जैसे हम क्या करते हैं, किसी भी मतलब 2D ले सकते हैं, ठीक है। ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, ठीक है। अगर हम इस x एक्सिस और y एक्सिस का मतलब कि अगर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों में अगर किसी बॉडी का मोशन करा रहे हैं तो वो बॉडी जब मोशन करेगी तो उसे क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक फुटबॉल लिया था, तो फुटबॉल को जब आप किक करेंगे तो फुटबॉल ऐसा थोड़ी नहीं कि मतलब कि ये मतलब कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगा या वर्टिकल डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे तो मूव नहीं करता है वो। उसकी जो मोशन जो होती है वो ऐसे करेगी, यानी कि प्रोजेक्टाइल, यानी कि इस टाइप से मोशन करती है। अगर आप क्रिकेट खेले होंगे तो आप देख सकते हैं जब आपका जो मतलब गेंद जाता है, बल्ला जाता है, मतलब देख सकते हैं जो आपका बॉल जाता है वो क्या करता है, प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए जाता है, यानी कि स्ट्रेट नहीं जाता है, ठीक है। तो उसे आप बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ मतलब कि कॉमनली यहाँ पे टर्म्स दिए गए हैं जो जिसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। जो सबसे पहले जो पहला टर्म है क्या है, ट्रेजेक्ट्री के बारे में, कि ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, तो इट इज़ द पाथ ट्रेस्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल इन द स्पेस। कोई भी अगर पार्टिकल है, ठीक है, कोई भी मान लीजिए गेंद है, फुटबॉल है, कुछ भी ले सकते हैं, तो जो ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, तो जो हमारा पार्टिकल है वो जिस मतलब कि जो भी मतलब कि स्पेस में क्या करेगा, मतलब कि पाथ को क्या करेगा, ट्रेस करेगा, तो वही क्या कर जाएगी, वही उसकी ट्रेजेक्ट्री कहलाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई मतलब कि पार्टिकल गया इस तरह मूव किया, ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे दिखा सकते हैं इसकी जो वेलोसिटी यहाँ पे लिख सकते हैं यू, ठीक है, वेक्टर यू आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यही इसकी वेलोसिटी या प्रोजेक्शन भी हो गया, यही इसकी वेलोसिटी या प्रोजेक्शन हो गया। और ये वेलोसिटी या प्रोजेक्शन जिस एंगल के साथ, हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ जिस एंगल के साथ वो एंगल कोण बनाएगा वही उसकी क्या हो जाएगी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन समझ गए होंगे। अब मैं बता दूं कि टाइम ऑफ फ्लाइट, कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होती है। तो मान लीजिए अगर कोई भी बॉल है, गेंद है, कोई भी बॉडी ले सकते हैं, तो यहाँ से अगर इस मतलब कि ओरिजिन से स्टार्ट हुई, किक मतलब स्टार्ट हुई, उड़ना स्टार्ट की, फ्लाइट करना स्टार्ट हुई, तो जितना टाइम यहाँ पे फिर गिरने में यहाँ पे टाइम लेगी वही उसकी क्या हो जाएगी, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगी, ठीक है। अब एक और टर्म आता है कि रेंज। रेंज क्या होता है, तो रेंज यहाँ से इनिशियल यानी कि ओरिजिन से लेकर जो वस्तु जहाँ पे गिरती है वहाँ के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, ओरिजिन मतलब कि रेंज बोलते हैं, कैपिटल आर बोलते हैं, या कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ ये प्रोजेक्टाइल वाला टर्म आपको समझ में आ गया होगा। तो हम चलेंगे इक्वेशंस ऑफ द पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल के बारे में, ठीक है, कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ होता है उसके इक्वेशन क्या क्या बन सकते हैं। 4-5 कंडीशन है उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं बता दूं कि यहाँ पे ओ पॉइंट जो दिया गया है किसी बॉडी का, ओ मैं बता दूं कि ओ क्या है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, और वी यू क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, और अल्फा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, जैसे कि मैंने ऊपर बता चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे इस बॉडी के बारे में मैंने तो पूरा हर चीज़ बता दिया हूँ कि ओ क्या है, ठीक है, अल्फा क्या है, यू क्या है, ठीक है। अल्फा क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ एंगल है, ठीक है, यानी कि प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि इस मतलब कि यहाँ पे अगर ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन यहाँ पे निकालना अगर चाहेंगे तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, द इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल और द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्ट्री। यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन कितना होगा, तो y इज इक्वल टू एक्स टैन अल्फा, y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स टैन अल्फा, ये वाला कितना हो जाएगा, एक्स टैन अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स टैन अल्फा माइनस कितना हो जाएगा, जी एक्स स्क्वायर अपान 2 यू स्क्वायर इंटू कास स्क्वायर अल्फा। अल्फा मैं बता दिया हूँ कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यू क्या है, यू भी बता चुका हूँ। चलिए अब इसके थोड़ा सा टर्म्स हैं जो कि कंडीशन है, नोट्स हैं जो कि उसको देखना जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए हमारा पहला नंबर कंडीशन क्या है, देख सकते हैं पहला नंबर कंडीशन क्या है, द टाइम ऑफ फ्लाइट टी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन इज गिवन बाय। अगर मान लीजिए कोई किसी भी बॉडी का प्रोजेक्टाइल मतलब कि फ्लाइट होने में टाइम अगर निकाला जाए तो कितना टाइम लगी, तो आप यहाँ पे टाइम निकाल सकते हैं कि 2u साइन अल्फा अपन जी, ठीक है, जहाँ पे u क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी है, ठीक है, और यहाँ पे एंगल क्या है, हॉरिजॉन्टल के साथ जितने भी ये वाला एंगल वेलोसिटी वाला एंगल बनाएगा वो आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो देख सकते हैं जी क्या है, ग्रेविटी है, तो यहाँ पे आप टाइम निकाल सकते हैं, टाइम इजिकल टू कितना होता है, 2u साइन अल्फा अपन जी, ओके। अब हम बात करेंगे रेंज के बारे में कि रेंज कितना होता है, तो रेंज r इजिकल टू यू स्क्वायर साइन
टू अल्फा अपान जी। आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन टू अल्फा अपान जी। ओके, अब हम बात करेंगे कि देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा रेंज होता है, जैसे कि अगर रेंज, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई भी क्रिकेटर है, चाहे कोई भी फुटबॉलर है, ठीक है, तो क्रिकेटर जब छक्का मारने की कोशिश करता है तो इसी रेंज के अनुसार वो अकॉर्डिंग क्या करता है, वो छक्का मारता है ताकि मतलब मैक्सिमम छक्का जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए कि वो छक्का हमेशा मतलब कि दूर जाना चाहिए। ठीक है, 80, 85, 90, 105 मीटर की दूरी जो मारता है वो अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री के एंगल पे, अगर आप कोई भी बॉडी 45 डिग्री के एंगल पे अगर भेजेंगे तो बहुत दूर जाएगा। ठीक है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आपको क्या रखना है, मैक्सिमम के लिए, आर मैक्सिमम के लिए, यानी कि अगर रेंज को मैक्सिमम करना है तो अल्फा इज इक्वल टू आपको 45 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। ओके, अब हम बात करेंगे कि मैक्सिमम हाइट के बारे में, कि अगर कोई भी मतलब कि बॉडी है वो कितनी मतलब प्रोजेक्टाइल के बारे में, ये अगर ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी तो उसकी ये हाइट, जो ये हाइट मान लीजिए कैपिटल एच, ये कितनी हाइट उसकी हो सकती है, तो उसकी हाइट आप देख सकते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपान 2g। ओके, अब हम बात करते हैं कि जैसे ये हाइट गई, ठीक है, चौथा नंबर कंडीशन क्या है, देख सकते हैं कि चौथा नंबर कंडीशन आपके सामने प्रस्तुत है कि द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड ऑफ फ्रॉम ओ एंड अपवर्ड इंक्लाइंड प्लेन एज सोन इन फिगर 1.31। ठीक है, तो देख सकते हैं इसके लिए, इस फिगर के लिए अगर आप टाइम निकालना चाहेंगे तो 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपन जी कास बीटा। ओके, तो यहाँ पे अल्फा देख सकते हैं जो कि इसके साथ एंगल बना रहा है यू के साथ, और बीटा क्या है, इस प्लेन के साथ, इस मतलब कि रफ प्लेन के साथ क्या कर रहा है, एंगल बना रहा है, तो यहाँ से इसकी आप टाइम निकाल सकते हैं। ओके, बीटा क्या है, तो इंक्लाइंड प्लेन ऑफ ओ ए विद द हॉरिजेंटल, देख सकते हैं जो कि इस प्लेन के साथ क्या कर रहा है, एंगल बना रहा है। ओके, अब देख सकते हैं व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड ऑन ए डाउनवर्ड इंक्लाइन प्लेन, अगर ये डाउनवर्ड प्लेन के लिए काम करेगा, जैसे कि मान लीजिए अगर ये क्या करेगा, डाउनवर्ड प्लेन के लिए काम करेगा, तो यहाँ से ये तो था अपवर्ड प्लेन के लिए, ठीक है, अपवर्ड इंक्लाइन प्लेन था, ठीक है, ऐसा अपवर्ड इंक्लाइन प्लेन था, लेकिन अगर ये नीचे आ जाए तब उसकी टाइम कितनी हो जाएगी, तो टाइम हो जाएगी 2u साइन अल्फा प्लस बीटा अपान जी कास बीटा। ओके, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का केवल खेल है। ठीक है, अगर ऊपर जाएगा, अब अगर अपवर्ड इंक्लाइन प्लेन रहेगा तो अल्फा माइनस बीटा होगा, अगर डाउनवर्ड इंक्लाइन प्लेन रहेगा तब अल्फा प्लस बीटा होगा। ओके, चलिए अब हम नोट्स नंबर 5 के बारे में डिस्कस करते हैं कि नोट्स नंबर 5 क्या है, तो द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओ टू बी ऑन एन अपवर्ड इंक्लाइन प्लेन। ओके, तो देख सकते हैं अगर कोई अपवर्ड इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, तब उसके लिए रेंज कितनी होगी, देख सकते हैं रेंज इज इक्वल टू आपका देख सकता है कि 2u स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा कास अल्फा अपान जी कास स्क्वायर बीटा। ओके, इसी को आप अगर डिराइव करेंगे तो यू स्क्वायर इंटू साइन 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा अपान जी कास स्क्वायर बीटा। ओके, चलिए अब देखते हैं हम क्या करते हैं, अब मैक्सिमम रेंज निकालने की कोशिश करते हैं। तो जब इसका अगर मैक्सिमम रेंज निकालेंगे तो जहाँ जहाँ अल्फा है वहाँ क्या कर देंगे, 45 डिग्री का एंगल रख देंगे, यानी कि 45 डिग्री प्लस बीटा अपान 2, तो यहाँ पे पाई अपान 4 प्लस बीटा अपान 2 हो जाएगा। 45 डिग्री का मान ये होता है पाई अपान 4। ओके, तो यहाँ पे रख देंगे तो इतना वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, जो कि 2 स्क्वायर साइन अल्फा प्लस बीटा कास अल्फा अपान जी कास स्क्वायर बीटा हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में, जो कि बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देख सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट होता है इससे आप बोलेंगे कोणीय विस्थापन, हिंदी में क्या बोलेंगे, कोणीय विस्थापन। तो कोणीय विस्थापन क्या होता है, तो इट इज़ द एंगल डिस्क्राइब बाय अ पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये क्या है, कोई भी सर्कुलर पाथ है, तो कोई भी हमारा मतलब ये पार्टिकल है, ठीक है, तो यहाँ पे था किसी मतलब टाइम में, ठीक है, टाइम t1 में यहाँ पे था, ठीक है, लेकिन जैसे ही टाइम t2 आया तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ गया, तो जितना ये एंगल कवर किया, मान लीजिए अल्फा अगर कवर किया तो अल्फा को ही क्या बोलेंगे आप, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, यानी कि कोणीय विस्थापन बोलेंगे। ओके, और कोणीय विस्थापन के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ओके, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, इसी के वजह से ये कौन सी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अल्फा एक क्या है, वेक्टर। ये अल्फा का मतलब क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक एंगुलर मतलब कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि एंगुलर मतलब कि डिस्प्लेसमेंट के बाद कौन कौन से कंडीशन होते हैं, तो इसके 3 कंडीशन होने चाहिए। एक होता है कंडीशन कौन सा, डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब कि किसी भी पार्टिकल का
एक्सिस ऑफ रोटेशन का डायरेक्शन होना चाहिए। इसे मान लीजिए अगर कोई बॉडी है तो उसके पास मतलब कि एक टेंडेंसी होनी चाहिए, उसको समझ आना चाहिए कि हमको किस मतलब कि इस डायरेक्शन में जाना है या इस डायरेक्शन में जाना है। ओके, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की एक ये कंडीशन होनी चाहिए। ओके, अब कंडीशन नंबर सेकंड क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एक मैग्नीट्यूड होता है। ओके, अब हम बात करते हैं सेंस ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एक मतलब कि क्या होना चाहिए, सेंस होना चाहिए कि मतलब कि कितना मतलब क्या होना चाहिए, उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये सेंस क्या करता है, ये होना चाहिए। ओके, अब हम बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी के बारे में, यानी कि कोणीय वेग के बारे में। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, तो इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी। ठीक है, यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर जो वेलोसिटी होता है पर यूनिट टाइम में किसी भी बॉडी के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंजेस आ रहे हैं उसे क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, एंगुलर वेलोसिटी की एक बार और डेफिनेशन आप सुन सकते हैं कि किसी भी बॉडी के पर यूनिट टाइम में उसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंजेस आ रहे हैं उसे ही क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे। और एंगुलर वेलोसिटी को आप डिनोट करेंगे किससे, इसे रेडियन पर सेकंड में। ठीक है, रेडियन पर सेकंड में इसे डोनेट करेंगे। ओके, जो कि इसे एक ग्रीक लेटर है जो कि आप ओमेगा से डिनोट करेंगे। ठीक है, ओमेगा से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। ओके, और मैं बता दूं जो एंगुलर वेलोसिटी होता है इसके पास भी क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, जो कि ये क्या कर जाती है, वेक्टर क्वांटिटीज में आ जाती है। तो आज के बाद अगर कोई पूछेगा एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है तो आपको सिंपल सी इतना ही बताना जितना मैंने आपको बताया। यह एक वेक्टर क्वांटिटी जो होती है और इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकंड होती है। और आप देख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है, 2πn/60। ठीक है, रेडियन पर सेकंड। देखिए फ्रेंड्स, एक नोट्स दिया गया है, इफ द बॉडी इज रोटेटिंग एट ओमेगा रेडियन पर सेकंड along a circular path of radius r, then the linear velocity v is given by v is equal to omega into r। जो हमारी लिनियर वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी होगी, ओमेगा इंटू आर। तो ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला दोनों भी किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको दोनों फार्मूले को याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, अभी इन दोनों का काम आएगा। देखिए मैं अभी इसका यूज बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अब देख सकते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। तो इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, मतलब कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। किसी भी बॉडी के पर यूनिट टाइम में उसके एंगुलर वेलोसिटी में कितना चेंजेस आ रहे हैं उसको ही क्या बोलेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन बोलेंगे। ओके, डेफिनेशन एक बार और सुन लीजिए क्योंकि डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन नहीं, अगर आपको नहीं याद रहेगा तो आपको एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझ नहीं आएगा। तो देख सकते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है कि किसी भी बॉडी के पर यूनिट टाइम में एंगुलर वेलोसिटी में जितने चेंजेस आएंगे उसे ही बोलेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। इट इज़ यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन रेडियन पर सेकंड स्क्वायर एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ए ग्रीक लेटर अल्फा। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन को आप अल्फा से डिनोट करेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे कि एंगुलर एक्सेलरेशन को आप अल्फा से डिनोट कर सकते हैं और अल्फा के पास भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, जिसके वजह से ये क्या करता है, वेक्टर क्वांटिटीज में आ जाता है। इसे वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं, मतलब कि ये वेक्टर क्वांटिटीज होती है। अब देखिए इसके कुछ मैं 3-4 नोट्स में लेके आया हूँ जो कि क्या करता है, बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके नोट्स। तो नोट्स नंबर पहला देख सकते हैं कि इफ़ द बॉडी इज मूविंग एलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर एंड विथ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, देन द लीनियर एक्सेलरेशन इज गिवन बाय। देख सकते हैं अगर कोई भी बॉडी क्या कर रही है, सर्कुलर पाथ पे क्या कर रही है, मूविंग कर रही है और उसकी जो रेडियस है कैपिटल स्मॉल आर है। ठीक है, इस पाथ पे क्या कर रही है, मूव कर रही है, जो कि उस पाथ की रेडियस कितना है, स्मॉल आर है। ठीक है, तो वहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन डेवलप होगा। ठीक है, और एंगुलर एक्सेलरेशन डेवलप होगा तो उसकी जो लीनियर, यहाँ पे देख सकते हैं जो लीनियर एक्सेलरेशन होगा, तो लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू स्मॉल आर, जो कि स्मॉल आर क्या है, उसकी रेडियस है। ओके, चलिए ये था एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन में मतलब कि रिलेशनशिप। तो ओके, अब दूसरा इक्वेशन देख सकते हैं कि दूसरा नोट्स क्या है। तो व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ इट्स लीनियर एक्सेलरेशन विल हैव 2 कंपोनेंट्स। जब कोई बॉडी क्या करती है, सर्कुलर पाथ पे क्या करेगी, मूव करेगी, तब उसके लीनियर इक्वेशन के 2 कंपोनेंट होंगे। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे क्या करेगी, मूव करेगी, तब उसके लीनियर एक्सेलरेशन जो हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर एक्सेलरेशन जो स्मॉल ए होगा
उसके दो कंपोनेंट होंगे। दो कंपोनेंट कौन कौन से होंगे आप देख सकते हैं। जो पहला कंपोनेंट होगा द नॉर्मल कंपोनेंट होगा, और दूसरा जो कंपोनेंट होगा ये आपका नॉर्मल कंपोनेंट होगा, और ये आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो आप नॉर्मल कंपोनेंट को क्या बोलेंगे, तो नॉर्मल कंपोनेंट ही आपका एक्सेलरेशन का एक होता है। तो नॉर्मल कंपोनेंट का जो एक्सेलरेशन होता है उस एक्सेलरेशन को बोलना है आपको कि नॉर्मल एक्सेलरेशन बोलना है या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलना है, जिससे आप एसी से डिनोट करेंगे। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को बोलेंगे। इसी को आप क्या बोलेंगे कि नॉर्मल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसी को क्या बोलना है, नॉर्मल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि आपका v²/r के बराबर होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे v²/r, तो v इज इक्वल टू, आप देखे थे कि v इज इक्वल टू कितना होता है ओमेगा इंटू आर। यहाँ पे देख सकते हैं v इज इक्वल टू ऊपर दिखाया जा रहा है कि यहाँ क्या होता है कि ओमेगा इंटू आर। तो यहाँ पे v² है तो v² का मान यहाँ पर रख दीजिए, ओमेगा² इंटू r² हो गया। तो r से r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे v यहाँ पे देख सकते हैं कितना हो जाएगा ओमेगा² इंटू r हो जाएगा। ओके, जो कि आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एसी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगला नंबर नोट्स क्या है। अगला नंबर नोट्स क्या है कि व्हेन द बॉडी मूव्स एलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ किसी भी सर्कुलर पाथ पे क्या कर रही है, मोशन कर रही है। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ क्या कर रही है, मान लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, उसी के साथ क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, मोशन कर रही है। तब क्या होगा, देन देयर विल बी नो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तब उसके पास कोई भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डेवलप नहीं होगा, बट इट विल हैव ओनली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जब कोई बॉडी किसी भी सर्कुलर पाथ पे मतलब क्या करेगी, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, तब उसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होंगे, उसके पास ओनली और ओनली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलेंगे। ये हमारा नोट्स नंबर 3 बोल रहा है। ठीक है, अब नोट्स नंबर 4 क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखते रहिए। अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। ओके, चौथा नंबर नोट्स क्या बोल रहा है, देख सकते हैं कि व्हेन द बॉडी मूव्स अलोंग द स्ट्रेट पाथ। जब कोई बॉडी किसी स्ट्रेट पाथ में क्या कर रही है, मोशन कर रही है। ठीक है, देन देयर विल बी नो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तब उसके पास कोई भी मतलब कि क्या नहीं होगा, नॉर्मल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं होगा, बट इट विल हैव ओनली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, एंड इन द सेम डायरेक्शन एज इट्स वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। और उसकी डायरेक्शन वही होगी जो उस बॉडी के वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, डायरेक्शन होगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर फ्रेंड्स अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने फ्रेंड्स तक अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।